हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम पीजीटी की जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट 1 होगा, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिस सेट जो होगा ये 1 होगा फॉर पीजीटी, ठीक है। और ये आप लोग के डिमांड से ही ये वीडियो आई है, क्योंकि आप लोग बार बार डिमांड कर रहे थे कि पीजीटी की वीडियो ले आइए। तो ये पीजीटी का आपका प्रैक्टिस सेट रहेगा। सो आज से हम स्टार्ट करते हैं, ओके। चलिए फिर अपना स्कोर ज़रूर लास्ट में शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने कितना स्कोर किया है पीजीटी का, जो एग्ज़ाम बहुत नियर भी है पीजीटी की, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो यहाँ पे दिया गया है, रीड ईच क्वेश्चन केयरफुली एंड चूज़ द बेस्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे बताना है लेट्स गो टू द बीच सेड मारिया। तो इसका हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट करना है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए सेड वाला आता है, लेट्स वाला जो आता है ना ये आपका प्रपोज हो जाता है या सजेशन हो जाता है, सजेस्टेड हो जाता है। बट यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। मारिया सेड दैट दे शुड गो टू द बीच हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। तो लेट्स का जो रिपोर्टेड स्पीच रूप होता है ना वो आपका सेड, क्योंकि सेड को चेंज नहीं करना होता तो सेड हो जाएगा, उसके बाद दैट दे शुड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट वन पे। द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इसमें बताना है कि कौन सा आपका इनडायरेक्ट इसका क्या होगा। देखिए ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, और जो चीज़ें यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं उसके टेंस का परिवर्तन नहीं होता है, उसको टेंस को हम चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे आपके जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। What a beautiful painting he exclaimed। इसको चेंज करना है, इसको भी इनडायरेक्ट वे में चेंज करना है। What a beautiful painting he exclaimed। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे he exclaimed हो जाएगा, देन उसके बाद that आ जाएगा, द पेंटिंग वॉज वेरी ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो exclaim, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ओड। ओड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये बताना है। जो ओड है उसकी विशेषताएं क्या है ये हमें बतानी है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, जो ओड है ना, इट इज़ ऑलवेज रिटन इन अ कॉन्वर्सेशनल स्टाइल, कि ये हमेशा कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में लिखी जाती है। इट इज़ अ लॉन्ग लिरिकल पोएम टिपिकली ऑफ अ सीरियस और मेडिटेटिव नेचर एंड हैविंग अ एलेबोरेट फॉर्मल स्ट्रक्चर, या फिर इट प्राइमरली फोकसेस ऑन अ नैरेटिव स्टोरी विद अ क्लियर प्लॉट, या इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली 10 लाइन्स इन आयम्बिक पेंटामीटर। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ये ऑलवेज वाला, कभी भी इस टाइप का अगर आए ना, जैसे आपका पूछा जाता है ना कि नॉट, इसमें से कौन सा सही नहीं है, या ऑटोबायोग्राफी पूछ ले, बायोग्राफी पूछ ले, ओड पूछ ले, किसी भी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक पूछ ले और नॉट अगर लगा रहे तो कभी भी ऑलवेज आ जाए। जो ऑलवेज कीवर्ड याद रखना है, नेवर कीवर्ड याद रखना है। नेवर हो, ऑलवेज हो, या फिर स्ट्रिक हो कुछ ऐसे कीवर्ड है, जैसे कि नेवर हो गया, ऑलवेज हो गया, स्ट्रिक, ये कभी भी किसी भी लाइन में रहे ना कि स्ट्रिक्टली फॉलो करता है या नेवर फॉलो नहीं करता या ऑलवेज फॉलो करता है, वो हमेशा गलत रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। ये कभी भी वो लाइन ना फिर आपकी एकदम आप एलिमिनेट कर दो, फिर वो लाइन आपकी गलती ही है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, राइट आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा बी। इट इज़ अ लॉन्ग लिरिकल पोएम है टिपिकली, और ये सीरियस होती है, मेडिटेटिव नेचर पे होती है, और ये एक इलेबोरेट फॉर्मल स्ट्रक्चर में होती है। तो ये याद रखना है, ठीक है, जो आपकी ओड होती है, ओके। मतलब ये एक प्रेज भी होती है, मतलब प्रेज में इसको लिखा जाता है, किसी विषय या व्यक्ति की प्रशंसा की जाती है, ये याद रखना है। और ये लिरिकल भी होती है, ठीक है, ये लिरिकल पोएम भी होती है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स। यहाँ पे करेक्ट आर्टिकल्स हमें यूज़ करनी है, कौन सा आर्टिकल यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही शो दैट्स ग्रेट करेज इन फेस ऑफ डेंजर एंड फॉर दैट ही वॉज अवार्डेड डैश मेडल। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ही शो द ग्रेट करेज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो यूज़ होगा कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। फिर इन ही शोड ग्रेट करेज इन द फेस ऑफ डेंजर, ठीक है, यहाँ पे आपका दा आ जाएगा, एंड फॉर दैट ही वॉज अवार्डेड अ मेडल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो ग्रेट करेज के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, उसके बाद द फेस ऑफ डेंजर में दा आता है, क्योंकि ये किसी स्पेशल व्यक्ति, किसी स्पेशल विशेष स्थिति के बारे में बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे दा लगाएंगे। उसके बाद मेडल के पहले आ आना चाहिए। तो ये आपका
क्योंकि यहाँ पे मिडल यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि मेडल का पहली बार जिक्र हुआ है यहाँ पे, तो हमें जनरली यहाँ पे ए का यूज़ करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट। तो जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है? ठीक है, 1, 2 एंड 3 यहाँ पे बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है जॉन मिल्टन के बारे में। पहला देखेंगे, इट इज़ एन एपिक पोयम। बिल्कुल ये एपिक पोयम है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? द सेंट्रल थीम इज़ द फॉल ऑफ मैन। इसमें जो सेंट्रल थीम है वो फॉल ऑफ मैन के बारे में है। बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा जो स्टेटमेंट है, सैटन इज़ पोर्ट्रेड एज अ हीरोइक फिगर इन सम इंटरप्रिटेशंस। सैटन को भी पोर्ट्रे किया गया है एज अ हीरोइक फिगर कुछ इंटरप्रिटेशन के रूप में। चौथा जो स्टेटमेंट है आपका, इट कंसिस्ट ऑफ 10 बुक्स इन इट्स फर्स्ट एडिशन। जब इसका फर्स्ट एडिशन आया था 1667 में, तो इसमें कितनी बुक्स थी? 10 बुक्स थी। तो ले दे के यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट है ना, ये आपका सभी करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका सभी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, विच ऑफ T.S. Eliot's poem famously begins with a line, let's go then you and I, when the evening is spread out against the sky like a patent etherized upon a table। तो ये T.S. Eliot की कौन सी पोयम की फेमस लाइन है हमें बताना है। वेस्टलैंड है, होलो मैन है, लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक है, 4 क्वार्टर्स है। तो कौन सी पोयम की ये लाइनें हैं? ओके, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक की ये लाइन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्स इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद। जो ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्स है ये प्राइमरली किससे एसोसिएट है ये बताना है। ठीक है, किससे एसोसिएट है? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर बी हो जाएगा। द मिड 18th सेंचुरी एंड द थीम्स ऑफ डेथ, मोरालिटी एंड मेलनकली। तो जो ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्स है ना, ये जो पोयम है ना, इसकी जो शैली है, इसमें डेथ, अकेलापन और जो क्या बोल सकते हैं, इसमें अकेलापन, अज्ञात एक डर है, यानी कि अननोन फियर पर पूरी तरह से सेंटर्ड है। थॉमस ग्रे की एलजी रिटन एज कंट्री चर्च यार्ड इस स्कूल का प्रसिद्ध उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। इन डिकेंस अ टेल ऑफ 2 सिटीज़। डिकेंस का अ टेल ऑफ 2 सिटीज़ में विच कैरेक्टर फेमसली सेज। कौन सा कैरेक्टर कहता है, इट इज़ अ far better thing that I do than I have ever done. It is a far better rest that I go to than I have ever known। तो कौन सा कैरेक्टर कहता है ये बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सिडनी कार्टन। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा, सिडनी कार्टन। ओके, ये जो नॉवेल है, ये नॉवेल का लास्ट सेंटेंस है। सिडनी कार्टर अपने जीवन के बलिदान देकर ये महान काम करता है जिससे वो रिडेम्पशन पाता है। सो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। विलियम फॉकनर का फॉकनर्स फिक्शनल काउंटी। ठीक है, जो विलियम फॉकनर का एक फिक्शनल काउंटी है जिसका नाम है योकनापटावफा, सर्व्स एज द सेटिंग फॉर मेनी ऑफ हिज नॉवेल्स। विच ऑफ दिस इज नॉट प्राइमरली सेट इन योकनापटावफा काउंटी। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि विलियम फॉकनर का जो फिक्शनल काउंटी है एक योकनापटावफा, जो यहाँ पे पूछा जा रहा है, जो सेटिंग फॉर मेनी ऑफ हिज नॉवेल्स, जो उनके नॉवेल्स की सेटिंग के रूप में है। ठीक है, उनके नॉवल में बहुत ज़्यादा, मतलब उनके बहुत सारे ऐसे नॉवल है जो सेटिंग के रूप में है। इसमें बताया जा रहा है कि विच ऑफ दीज इज़ नॉट प्राइमरली सेट इन योकनापटावफा काउंटी। तो कौन सा ऐसा प्ले है जहाँ पे ये प्राइमरली मुख्य रूप से सेट नहीं हुआ है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, द ओल्ड मैन एंड द सी। एक मिनट, द ओल्ड मैन एंड द सी क्या हो गया? एक मिनट, तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा, द ओल्ड मैन एंड द सी। ये आपका, ठीक है, ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे द्वारा लिखा गया है, नॉवेल है, और इसका फॉकनर से कोई रिलेटेड नहीं है। ये क्यूबा में स्थित कहानी है, इसकी क्यूबा में स्थित कहानी है, जबकि बाकी 3 फॉकनर की राइटिंग्स हैं, ये सब फॉकनर के वर्क हैं। ठीक है, जो योकनापटावफा काउंटी में मतलब सेटिंग है इसकी, स्थित है। तो ये ध्यान रखना है। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर इज़ अ सिग्निफिकेंट वर्क बाई। ये किसका वर्क है? द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सैमुअल टेलर कॉलरिज का है, ये ध्यान रखना है, सैमुअल टेलर कॉलरिज का राइट आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। द लिटरेरी टर्म हमार्शिया रेफर्स टू।
जो लिटरेरी टर्म है हमार्शिया, ये क्या रेफर करता है? हमार्शिया एक यूनानी लिटरेरी शब्द है विच मीन्स स्पेशली शेक्सपियर और यूनानी ट्रेजेडियों में होता था। ये किसी हीरो की वह कमी या वह भूल होती है जो इवेंचुअली उसके पतन का कारण बनती है। ट्रेजिक फ्लॉ, हमार्शिया यानी कि ट्रेजिक फ्लॉ किसी हीरो की वो कमजोरी होती है, वो भूल होती है जो इवेंचुअली उसके पतन का कारण बनती है, जैसे शेक्सपियर के हैमलेट में, मैकबेथ में देखा जाता है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा द ट्रेजिक फ्लॉ या एरर इन जजमेंट फॉर अ प्रोटैगनिस्ट। ए करेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट टेंस। इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस आपका करेक्ट है, ठीक है, कौन सा सेंटेंस आपका करेक्ट है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा बाय नेक्स्ट ईयर सी विल हैव कंप्लीटेड हर मास्टर्स डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एक फ्यूचर की एक ऐसी क्रिया है जो नेक्स्ट ईयर तक पूरी हो चुकी होगी, तो इसका जो सही रूप होगा वो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जाएगा, विल हैव कंप्लीटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बाय नेक्स्ट ईयर सी विल हैव कंप्लीटेड हर मास्टर्स डिग्री, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक नैरेटिव टेक्निक है मोस्ट प्रोमिनेंटली एसोसिएटेड विद, ये किससे मतलब एसोसिएट है ये बताना है, किससे एसोसिएट है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपके मॉडर्निस्ट लाइक एक राइटर है, मॉडर्निस्ट राइटर लाइक जेम्स जॉयस एंड वर्जीनिया वुल्फ। तो यहाँ पे आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इनसे एसोसिएटेड है, लेकिन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात अगर की जाए तो ये विलियम जेम्स हैं, ठीक है। विलियम जेम्स जो थे उन्होंने ही इसको प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में वहाँ पे यूज़ किया था, क्वाइन किया था, लेकिन बाकी के जो जेम्स जॉयस है एंड वर्जीनिया वुल्फ ने इसका यूज़ किया था, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। जेम्स जॉयस हो गए, वर्जीनिया वुल्फ हो गए, विलियम फॉकनर, ये सारे मॉडर्निस्ट ने। अ डिस्टोपियन नॉवल टिपिकली पोर्ट्रे, एक डिस्टोपियन नॉवल क्या है ये बताना है। डिस्टोपियन का मतलब होता है एक ऐसा काल्पनिक समाज जो बाहर से बहुत आदर्श लगता हो, लेकिन रियल में देखा जाए तो वो बहुत कंट्रोल्ड, निगरानी यानी कि दमन और भय से भरा होता है, जैसे कि जॉर्ज ऑरवेल की 1984 और अल्डस हक्सले की ब्रेव न्यू वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अ फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी होती है दैट अपीयर्स परफेक्ट बट इज़ ऑप्रेसिव एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। विच स्टेटमेंट अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ इज इनकरेक्ट, तो विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है ये बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्ट आंसर पे आऊँगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा जो आपका इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट पूछा है ना। ही वॉज अ मेजर फिगर इन द इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट, बिल्कुल करेक्ट है। ही को ऑथर्ड लिरिकल बैलेंस विद सैमुअल टेलर कॉलेज, ये भी सही है। हिज द प्रील्यूड इज एन ऑटोबायोग्राफिकल एपिक पोएम, बिल्कुल करेक्ट है। ही इज प्राइमरली नोन फॉर हिज कॉम्प्लेक्स मेटाफिजिकल कंसीट, ये भाई ये तो नहीं जाने जाते मेटाफिजिकल कंसीट के लिए, तो वो सब आपके जाने जाते हैं जो मेटाफिजिकल पोएट होते हैं, जॉन डन वगैरह, हैरिक वगैरह। तो यहाँ पे आपके डी करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इनकी जो कविताएं रहती थी बहुत सरल होती थी, नेचर पर होती थी, भावनात्मक होती थी, इमोशनल से भरी होती थी, ये मेटाफिजिकल कंसीट से बहुत दूर रहते थे, जैसे जॉन डन वगैरह ये सब जुड़े हैं मेटाफिजिकल कंसीट से। नेक्स्ट पे आएंगे अर्नेस्ट हमिंगवे की द सन आल्सो राइजेज, एक्सप्लोर द थीम। अर्नेस्ट हमिंगवे की जो द सन आल्सो राइजेज है ये कौन सी थीम को एक्सप्लोर करता है ये बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द डिसइल्यूजनमेंट एंड एमलेसनेस ऑफ द लॉस्ट जनरेशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, तो ये याद रखना है। अर्नेस्ट हमिंगवे का ये जो द सन ऑल्सो राइजेज है ये इस थीम को बताता है। ये नॉवल ना उन युद्ध की कहानी है जो युद्ध के बाद मानसिक रूप से दिशाहीन और निराश हो गए थे। तो ये लॉस्ट जनरेशन की भावनाओं को दिखाता है, कैरेक्टर के जीवन भ्रम और खोखलेपन से भरा हुआ है, ये सारी चीज़ों को दिखाता है। इन टॉमस हार्डी का द जूड द ऑब्सक्योर, द कैरेक्टर सुई ब्राइड हेड इज़ नोन फॉर हर, तो जूड द ऑब्सक्योर का जो कैरेक्टर है ना सुई ब्राइड हेड, ये किसके लिए जाना जाता है? फॉर हर, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है फॉर हर, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा सी। इंटेलेक्चुअलिज्म, अनकन्वेंशनल व्यूज़ एंड नर्वस सेंसिबिलिटी, इसके लिए जाना जाता है। तो सुई ब्राइड हेड जो ये है ना एक जटिल महिला कैरेक्टर है जो बहुत बुद्धिमत्ता, भावनात्मक जटिलता और सामाजिक मान्यताओं को चुनौती देने वाले विचारों के लिए जानी जाती हैं, ठीक है। ये वह परंपरागत नायिका नहीं है, तो यहाँ पे आपकी राइट आंसर जो आपका जो हो जाएगा सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज़ नॉट बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसमें बताना है कौन सा रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम नहीं है। बर्चेस है, मेंडिंग वॉल है, रोड नॉट टेकन है, ओ कैप्टन माई कैप्टन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा
डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी तो सभी है, लेकिन ओ कैप्टन माई कैप्टन ये नहीं है, ये वॉल्ट विटमैन की है, ठीक है, ये किसका है, वॉल्ट विटमैन का है, ठीक है। और ये किस पे इन्होंने लिखा था, अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के डेथ पर शोक प्रकट किया है, तो ये एक एलजी है, ये ध्यान रखना है। बाकी आपके ये सब रॉबर्ट फ्रॉस्ट के हैं तीनों। नेक्स्ट पे आएंगे, शेक्सपियर प्ले द टेम्पेस्ट इज ऑफन कंसिडर्ड वन ऑफ हिज। तो शेक्सपियर के जो प्ले हैं टेम्पेस्ट, इसको ना अक्सर किस में रखा जाता है, अर्ली कॉमेडीज, ग्रेट ट्रेजेडीज, रोमन प्लेस या लेट रोमांसेस। तो शेक्सपियर के जैसे लेट रोमांसेस कौन से हैं, टेम्पेस्ट है, द विंटर्स टेल है, ठीक है, ये सारे क्या हैं, लेट रोमांसेस। द विंटर्स टेल है आपका, टेम्पेस्ट है आपका, सिम्बलिन है, ये सारे लेट रोमांसेस में आते हैं, ठीक है, ड्रामेटिक रोमांस माने जाते हैं, ये इन्हें लेट रोमांसेस में रखा गया है। द कैरेक्टर ऑफ मिस, ये जो कैरेक्टर है ना मिस हैविशम द जिल्टेड ब्राइड हु वियर्स हर वेडिंग ड्रेस फॉर डिकेड्स अपीयर्स इन डिकेंस। तो बताना है यहाँ पे जो कैरेक्टर है मिस हैविशम एक जिल्टेड ब्राइड है जिन्होंने वेडिंग ड्रेस पहना हुआ है, पहनती हैं, फॉर डिकेड्स अपीयर्स, डिकेंस के किस वर्क में आती हैं ये बताना है, डिकेंस के किस वर्क में है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डिकेंस के ना ग्रेट एक्सपेक्टेशन की कैरेक्टर हैं ये, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ठीक है। मिस हैविशम ये चार्ल्स डिकेंस के नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशन की एक यादगार और सिंबॉलिक कैरेक्टर हैं। उन्हें शादी के दिन धोखा मिलता है और उसी दिन के ड्रेस में जीवन भर रहती हैं, ठीक है, इंतज़ार करती हैं और इंतज़ार और घृणा में जकड़ी हुई हैं, नफ़रत में। इन द कंटेक्स्ट ऑफ पोइटिक मीटर अ स्पॉन्डी कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, अगर पोइटिक मीटर के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो स्पॉन्डी मतलब स्पॉन्डी क्या है ये बताना है। स्पॉन्डी जो होता है ना इसमें 2 सिलेबल होते हैं, कितने सिलेबल, 2 सिलेबल होते हैं और दोनों ही सिलेबल क्या होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, ये बताना, ये याद रखना है, दोनों ही सिलेबल क्या होते हैं, स्ट्रेस होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा 2 स्ट्रेस सिलेबल, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 2 सिलेबल होते हैं और दोनों ही स्ट्रेस होते हैं, ये ध्यान रखना है, स्पॉन्डी जो होता है, ओके। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, फाइंड द ऑड वन आउट अमंग जॉन कीट्स ओड। तो जॉन कीट्स के ओड के बारे में कौन सा ऑड वन है वो बताना है। ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू शाइके, ओड टू द वेस्ट विंड। तो देखिए ये सभी इन्हीं का है, ये है, बट यहाँ पे अगर कुछ ऑड ऑन है तो यहाँ पे ऑड वन है तो यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ओड टू द वेस्ट विंड। ये नहीं है, ये तो पीवी शैली का है ना, पर्सी बायशी शैली का है, बाकी सब आपका जॉन कीट्स का, लेकिन ये जो है वर्क ये ओड टू द वेस्ट विंड ये पर्सी बायशी शैली का है। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज बाय पर्सी बायशी शैली। चेंज टू पैसिव वाइज, द मैनेजर विल गिव यू अ टिकट। इसको क्या करना है, पैसिव वाइज में चेंज करना है, द मैनेजर विल गिव यू अ टिकट। तो विल गिव इसका क्या हो जाएगा, पैसिव वाइज में विल बी करेक्ट हो जाएगा। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर डी। तो यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा, यू विल बी गिवन अ टिकट बाय द मैनेजर। अच्छा ए को भी देखेंगे, अ टिकट विल बी गिवन टू यू बाय द मैनेजर, ये भी करेक्ट है, इसको हम गलत नहीं ठहरा सकते, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट ये आपका करेक्ट हो जाएगा डी, और ए भी करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, सी इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट द ब्राइब। इसको ना ट्रांसफॉर्म कर देना, लेकिन इसकी मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, सी इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट अ ब्राइब। देखिए जब भी ये आ जाए ना टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट अ ब्राइब, तो हम क्या करेंगे ना, टू को चेंज करके हम क्या करेंगे, टू को चेंज करके हम सो में चेंज कर देंगे इसको, सो। और ये देखिए किस टेंस में ये पूछा गया है, तो प्रेजेंट में है तो आपका कैन हो जाएगा, कैन नॉट। अगर ये पास्ट में होता तो कुड नॉट हो जाता। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। सी इज सो ऑनेस्ट दैट सी कैन नॉट एक्सेप्ट अ ब्राइब, ठीक है, ये याद रखना है, ए करेक्ट हो जाएगा आपका। सी इज यहाँ पे जो टू है ना इसको हटा के सो रख देंगे, उसके बाद आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब आ जाएगा, देन दैट का कंजंक्शन लेंगे, फिर उसके बाद सी आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो प्रेजेंट में है तो आपको कैन नॉट में चेंज कर देना है। अगर ये वॉज पूछा होता तो कुड नॉट में चेंज कर सकते थे। यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, नो मैन इज़ एन आइलैंड, दिस स्टेटमेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। इसमें कौन सा एग्जाम्पल है बताना है, सिम्बली है, मेटाफर है, पैराडॉक्स है या ऑक्सीमोरोन है। नो मैन इज़ एन आइलैंड, ये कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो मैन इज़ एन आइलैंड, दिस स्टेटमेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई व्यक्ति जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं होता, आइलैंड को एक सिंबल के रूप में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
ट्रांसफॉर्म द असर्टिव सेंटेंस टू एन एक्सक्लेमेटरी वन, इट इज़ अ वेरी शेमफुल एक्ट। इसको क्या करना है ना, असर्टिव सेंटेंस टू एक्सक्लेमेटरी, ये इसको ना क्या करना है, ये असर्टिव सेंटेंस है, इसको एक्सक्लेमेटरी में चेंज कर देना है। इट इज़ अ वेरी शेमफुल एक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी में हम जब चेंज करेंगे तो वॉट या हाउ से चेंज करते हैं। अगर हम एक्सक्लेमेटरी में चेंज करेंगे तो वॉट या हाउ से, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो भी आपका वॉट या हाउ होगा वही करेक्ट होगा, लेकिन दोनों में से जो अप्रोप्रिएट होगा वो हमारा करेक्ट होगा। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वॉट अ शेमफुल एक्ट इट इज़, ठीक है। हाउ शेमफुल द एक्ट इज, द एक्ट इज, ये इनकरेक्ट हो जाएगा और ये आपका करेक्ट हो जाएगा, वॉट अ शेमफुल एक्ट इट इज़ हो जाएगा, यही आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट यूजेस अ नेगेटिव इनकरेक्टली, इसको क्या करना है ना, नेगेटिव में चेंज करना है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट यूजेस अ नेगेटिव इनकरेक्टली, तो क्या करना है यहाँ पे, बताना है यहाँ पे यूज़ द सेंटेंस, सॉरी आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट यूजेस, बताना है कौन सा सेंटेंस है जहाँ पे नेगेटिव यूज़ हुआ है, इनकरेक्ट यूज़ हुआ है, ठीक है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा। बी करेक्ट, सी डिड नॉट से नथिंग टू हिम, ये आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे डबल नेगेटिव का एग्जाम्पल है जो इंग्लिश में गलत मानी जाती है। डिड नॉट से नथिंग, एक तो आपका नॉट यहाँ पे लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ, फिर नथिंग ले आया है, इसमें डबल है, तो डबल नेगेटिव नहीं सही होगा। तो इसका मतलब, इसका अर्थ क्या होगा, उसने कुछ ना, मतलब उसने कुछ कहा जबकि ऐसे था उसने कुछ नहीं कहा, तो यहाँ पे सी डिड नॉट से एनीथिंग टू हिम होना चाहिए था, नथिंग नहीं होना चाहिए था, इसलिए ये गलत है, नथिंग का यूज़ यहाँ पे। द ईडियम हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका क्या हो जाएगा, मतलब जो रात में पढ़ाई या काम के समय जलाए जाते हैं जो दिए, तो इसका इट मीन्स इसका होगा देर रात तक पढ़ना या काम करना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू वर्क लेट इनटू द नाइट, ओके। नेक्स्ट पे आएंगे, द लाइन है, द लाइन्स वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल द बोट्स डिड श्रिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, ठीक है। हर तरफ वाटर ही वाटर है लेकिन पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं है। ये लाइन कहाँ पे आपको मिलती है, 30 का बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो लाइनें हैं ना, ये कॉलरिज के द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर की लाइन है, ठीक है। कॉलरिज की ये द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर की लाइन है, ये उस समय को दर्शा रहा है जब नाविक जो थे वो समुद्र से घिरे होते हैं लेकिन पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं होती है, तो वहाँ पे कहा जाता है कि वाटर वाटर, हर तरफ पानी ही पानी है, ठीक है, लेकिन पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं है। जैसे समुद्र में कोई फंस जाए तो पानी तो बहुत रहता है लेकिन वो पानी पी नहीं सकते ना। नेक्स्ट पे आएंगे, इन पीबी शैली की ओजीमेंडियास द इंस्क्रिप्शन ऑन द पेडेस्टल रेट्स, माई नेम इज ओजीमेंडियास किंग ऑफ किंग्स लुक ऑन माई वर्क्स ए माइटी एंड डिस्पेयर, दिस प्राइमरली इवोक्स अ सेंस ऑफ, तो यहाँ पे बताना है इसका क्या मतलब है, ओके। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, द ट्रांसाइंस ऑफ पावर एंड ह्यूमन एम्बिशन, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो शैली की, पीबी शैली की ये जो पोयम है ओजीमेंडियास में, ये सेंटेंस है ना, एक शासक की घमंडपूर्ण घोषणा को दिखा रहा है, लेकिन उसके आसपास केवल उजड़े हुए खंडहर है जो ये बताते हैं कि शक्ति और वैभव, यानी कि जो शक्ति है, जो धन दौलत है ना, वो अस्थायी होते हैं। मानव की जो अभिलाषाएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, वो समय के साथ मिट जाती हैं। Which of the following works by T.S. Eliot is a play that explores themes of martyrdom and spiritual temptation, ठीक है। T.S. Eliot का कौन सा वो वर्क है जो एक्सप्लोर करता है, T.S. Eliot का वो कौन सा वर्क है, कौन सा वो प्ले है दैट एक्सप्लोर थीम ऑफ मार्टियरडम, ठीक है, एंड स्पिरिचुअल टेम्पटेशन, मतलब मार्टियरडम और स्पिरिचुअल टेम्पटेशन की थीम को एक्सप्लोर करता है, कौन सा वो प्ले है T.S. Eliot का। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मर्डर इन द कैथेड्रल, सी करेक्ट हो जाएगा, मर्डर इन द कैथेड्रल, ठीक है। मर्डर इन द कैथेड्रल आर्क बिशप थॉमस बेकेट की शहादत पर ये बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, T.S. Eliot का ये प्ले है। रिगार्डिंग थॉमस हार्डीज नॉवल विच स्टेटमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट, थॉमस हार्डी के नॉवल की रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पूरा नहीं पढ़ूंगी, डायरेक्ट आंसर बताना है हमें, जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ही फ्रीक्वेंटली एक्सप्लोर थीम्स ऑफ फेट, चांस एंड द इनडिफरेंट फोर्सेस ऑफ नेचर अफेक्टिंग ह्यूमन लाइफ्स, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। थॉमस हार्डी के नॉवल में ना अक्सर हमें क्या देखने को मिलता है, फेट, ठीक है, फेट देखने को मिलता है, चांस देखने को मिलता है, यानी कि नियति, संयोग और नेचर के उदासीन शक्तियाँ मानव जीवन पर प्रभाव डालती हैं, लाइक टेस्ट ऑफ द डी
अर्बरविल्स, जूट द ऑब्सक्योर, ये सारी चीज़ें, सारे नॉवल हैं, इनके वर्क हैं। द लाइन ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज़ ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो, कंक्लूड्स विच ऑफ किड्स पोयम। तो किड्स की किस पोयम, मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है ये जो किड्स की पोयम है किस पोयम की लाइन है, ठीक है, बताना है। पोइट्री इज ट्रूथ, ट्रूथ इज़ ब्यूटी। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, जो करेक्ट हो जाएगा राइट आंसर, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। ये जो लाइनें हैं ना, ये किड्स की ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में आती है और ये ब्यूटी और ट्रुथ के बीच एक गहरे संबंध को दिखाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इडियम अ स्नेक इन द ग्रास। इसकी मीनिंग क्या होगी, अ स्नेक इन द ग्रास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब दुश्मनी रखने वाला, विश्वासघात करने वाला, लेकिन ऊपर से बहुत निर्दोष दिखने वाला, बहुत फ्रेंडली दिखने वाला। ऊपर से फ्रेंडली दिखेगा और अंदर क्या रखेगा, दुश्मनी। तो उसे हम क्या कहेंगे, स्नेक इन द ग्रास। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अ हिडन एनिमी या फिर ट्रेचरस पर्सन, ठीक है। सो ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉल ऑफ मीन्स क्या होता है, कॉल ऑफ, कॉल ऑफ मीन्स क्या होता है, कॉल ऑफ मतलब किसी निर्धारित कोई प्रोग्राम है या कोई योजना है उसको रद्द कर देना, जैसे कि द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन। तो कॉल ऑफ मतलब होता है रद्द कर देना, कैंसिल कर देना, टू कैंसिल, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, ब्रेक डाउन कैन मीन, ब्रेक डाउन मीन्स क्या होता है, ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन के दो, जनरली देखा जाए ना तो ब्रेक डाउन के दो मीनिंग है। एक ब्रेक डाउन होता है मशीन का ख़राब हो जाना, और एक ब्रेक डाउन होता है जो इमोशनली बिखर जाना, यानी कि रो पड़ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा, मैंने बता दिया अभी, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म न्यू क्रिटिसिज्म एम्फसाइज। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म में जो न्यू क्रिटिसिज्म है ये क्या चीज़ एम्फसाइज करता है। देखिए, न्यू क्रिटिसिज्म क्या होता है, एक साहित्यिक सिद्धांत है जो टेक्स्ट को आत्मनिर्भर मानता है, यानी कि जो टेक्स्ट है ना उसी को आत्मनिर्भर मानता है। ये लेखक की बायोग्राफी या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को महत्व नहीं देता, बल्कि राइटिंग की जो अंदर जो बनावट है, जो भाषा है, उस पर ना पूरी तरह से ध्यान देता है, जो न्यू क्रिटिसिज्म होता है। यानी कि राइटर की जीवनी से कोई मतलब नहीं है, ना ही उनके कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से कोई मतलब नहीं है, बल्कि राइटिंग की आंतरिक जो बनावट है, उसकी जो लैंग्वेज है और रूप है, उस पर ध्यान देता है। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मिलेनियम। मिलेनियम, तो इसको कैसे याद रखोगे, एक मिनट, पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है, क्या हो जाएगा, मिल, ठीक है, उसके बाद लेन, मिल लेन, फिर नियम, NIUM, नियम, मिलेनियम। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, मिलेनियम का। राइट आंसर यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मिल, फिर लेन, फिर नियम, ठीक है, मिलेनियम। मतलब इसमें क्या होता है ना, 2 बार आपके एल आते हैं और 2 बार आपके एन आते हैं, इतना ध्यान देना है। 1000 वर्ड्स। फ्रॉम विच शेक्सपियरियन प्ले आर द लाइन्स, ऑल द वर्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स टेकन। तो ये किस वर्क की लाइन है, तो एज यू लाइक इट की लाइन है। कहता कौन है, स्पोकन बाय जैक्स, मेलनकली जैक्स। नेक्स्ट पे आएंगे, एन एलिजी इज़ अ पोयम दैट। एक एलिजी क्या है, ठीक है, एक एलिजी क्या है ये पूछा जा रहा है। तो एलिजी एक प्रकार की ना शोक गीत होती है, ठीक है, जो किसी व्यक्ति के डेथ पर शोक करती है या जीवन की जो मोमेंटम पर विचार करती है, जैसे कि एलिजी रिटन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे। तो एलिजी क्या है, एक लेमेंट यानी कि शोक गीत है, लेमेंट करती है डेथ ऑफ अ पर्सन एंड रिफ्लेक्ट ऑन द मोर्टैलिटी, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, इन शेक्सपियर्स हैमलेट हु स्पीक्स द फेमस सोलिलोकी बिगनिंग टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो ये शेक्सपियर के प्ले में कौन कहता है, हैमलेट प्ले में कौन कहता है, तो ये हैमलेट की ही सोलिलोकी है, ठीक है, हैमलेट की ही। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, वी अराइव डैश द एयरपोर्ट डैश गुड टाइम फॉर द फ्लाइट। यहाँ पे आप क्या फिल करोगे, कौन सी प्रेपोजिशन यहाँ पे फिल करने वाले हो। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, ठीक है। अराइव एट का यूज़ हम करेंगे किसी स्पेसिफिक प्लेस के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे एयरपोर्ट एक स्पेसिफिक प्लेस है, इसलिए यहाँ पे अराइव एट का यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे गुड टाइम के पहले हम क्या लगाएंगे, इन गुड टाइम एक फ्रेज़ है विच मीन्स समय से पहले,
तो वी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट इन गुड टाइम फॉर द फ्लाइट। तो यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, एट एंड इन। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। शी हैज़ बीन सफरिंग डैश द फीवर डैश लास्ट मंडे। तो यहाँ पे सफरिंग के साथ हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं, और लास्ट मंडे यानी कि कोई पर्टिकुलर आपको क्या दे दिया है, एक आपका पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया है कि लास्ट मंडे से, यानी कि निश्चित समय दे दिया है, तो निश्चित समय के लिए हम सिंस लगाते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम एंड सिंस करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। आई प्रीफर टी डैश कॉफ़ी। तो देखिए आपका जूनियर हो जाए, सीनियर हो जाए, प्रायर हो जाए, इंटीरियर हो जाए, प्रेफर हो जाए, प्रेफरेबल हो जाए, तो इनके साथ हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, नॉट दैन। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, टू करेक्ट हो जाएगा। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। ठीक है, सो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे। द कमेटी डैश डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन। कमेटी ने क्या किया है, अपने ओपिनियन को डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इज़, आर, हैज़ बीन एंड वॉज। तो यहाँ पे डिवाइडेड की बात हो रही है। देखिए कमेटी जो है ना एक कलेक्टिव नाउन है, चूँकि यहाँ पे हम इसके साथ ना सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हैं, प्लूरल, बट जब यूनिटी की बात हो जाएगी, यूनानिमस की बात आती है, यूनिटी की बात होती है, एकता की बात होती है, एक मत की बात होती है, तब हम वहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। और जब यहाँ पे आपका डिवाइडेड की बात हो रही है, असहमति की यानी कि डिवाइडेड की बात हो रही है, तो हम प्लूरल लगाएंगे। यानी कि कमेटी ने क्या किया, अपने ओपिनियन को, मतलब जो व्यक्ति हैं उसमें असहमति दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे आपका आर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या करेक्ट हो जाएगा, आर। व्हेन द कमेटी मेंबर्स आर एक्टिंग एज इंडिविजुअल्स द प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। अरिस्टोटल्स पोएटिक्स प्राइमरली डिस्कसेस द प्रिंसिपल ऑफ। तो अरिस्टोटल की जो पोएटिक्स है मुख्यतः वो किसके, मतलब कौन सी प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करते हैं, एपिक पोएट्री, लिरिक पोएट्री, ट्रेजेडी, एपिक पोएट्री। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो आपका ट्रेजेडी एंड एपिक पोएट्री के बारे में वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, अरिस्टोटल ने अपनी पोएटिक्स में मेनली अगर देखा जाए तो ट्रेजेडी की विशेषताएं जैसे कि कथारसिस, हमार्शिया, प्लॉट, स्ट्रक्चर आदि पर चर्चा की है। साथ ही उन्होंने एपिक पोएट्री की तुलना भी ट्रेजेडी से की है, तो इसके बारे में भी उन्होंने डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। Who famously described poetry as the spontaneous overflow of powerful feeling? It takes its origin from emotion recollected in tranquility. तो ये किसने कहा है, आपके विलियम वर्ड्सवर्थ करेक्ट हो जाएंगे, ये याद रखना है। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही दिया है ये डेफिनेशन, जो रोमांटिसिज्म के फेमस कवि थे, प्रमुख कवि थे, और ये जो डेफिनेशन है उनके प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स में मिलती है, जो उन्होंने कविता की भावनाओं को सहज प्रवाह के रूप में बताया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। इसमें बताना है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कौन सी विशेषताएं नहीं है मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में। ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कौन सी विशेषताएं नहीं हैं। देखिए ये लोग ना कंसीट का यूज़ करते थे, मतलब एक्सटेंडेड एलाबोरेट मेटाफर्स का ये लोग यूज़ करते थे। बिल्कुल जटिल कल्पनाएँ थी, यानी कि कंसीट का यूज़ करते थे, जटिल कल्पनाएँ, दार्शनिक विषय थी, तर्कशीलता। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल फिलोसफिकल थीम था, एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ लव, रिलीजन एंड नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। तो सभी करेक्ट है यहाँ पे सिवाय सी के। सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज एंड स्मूथ फ्लोइंग रिदम, ये सब इनका काम नहीं था। ठीक है, इनका काम बस ये था कि ये बहुत सा जटिल कल्पनाएं, कंसीट का यूज़ करते थे, दार्शनिक विषय हुआ करता था इनका, फिलोसफिकल थीम हुआ करती थी, तर्कशीलता पे, तर्क पे लिखते थे ये सब, जटिल जटिल उपमाएँ। ठीक है, चार्ल्स लैम्ब का एस्से ऑफ इलिया आर नोन फॉर दियर, किसके लिए जाना जाता है, चार्ल्स लैम्ब का एस्से ऑफ इलिया। ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा। विमिस्कल चार्म, पैथोस एंड ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स। तो चार्ल्स लैम्ब के एस्से ऑफ इलिया ना, ये व्यक्तिगत अनुभव और एक पैथोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। अपन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इन्वॉल्व्स। तो अपन क्या है, एक फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें क्या होता है ना, अपन प्ले ऑन वर्ड्स, ये शब्दों के साथ खेलना होता है, यानी कि एक ही शब्द की अलग अलग मीनिंग होती है, दो अलग मीनिंग होती है, एक ही शब्द का दो अलग मीनिंग होता है। जैसे मैंने कहा टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, फ्रूट फ्लाइज लाइक अ बनाना। तो यहाँ पे फ्लाइज जो वर्ड है ना, दोनों अलग अलग हैं, तो ये आपका पन हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अ प्ले ऑन वर्ड्स यूजिंग वर्ड्स दैट हैव सिमिलर साउंड बट डिफरेंट मीनिंग। सिमिलर साउंड के रहेंगे, जैसे मैंने बताया फ्लाइज या लाइज, लेकिन दोनों के अलग अलग मीनिंग होते हैं। फॉर ह्यूमर्स आर रिटोरिकल इफेक्ट डालने के लिए। सो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। इन विच ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस डज द कैरेक्टर शाइलॉक द जीव मनी लेंडर अपीयर।
तो शाइलॉक नाम का कैरेक्टर कहाँ पे मिलेगा, जो कि एक ज्यू है यानी कि यहूदी है, तो ये आपके द मर्चेंट ऑफ वेनिस में मिलेगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज़ मोस्ट फेमस फॉर हिज मास्टरी ऑफ विच पोएटिक फॉर्म। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ये बहुत फेमस हैं, मतलब मोस्ट फेमस अपनी फॉर हिज मास्टरी ऑफ विच पोएटिक पोएम, कौन सी पोएटिक फॉर्म में इनको मास्टरी हासिल था। सोनेट सीक्वेंस, स्पेंसर इन स्टेंजा, ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड बैलेट। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए ये जाने जाते हैं आपके रॉबर्ट ब्राउनिंग, ठीक है, और ऑप्टिमिस्टिक पोएट भी जाने जाते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग की शैली के लिए सबसे अधिक जाने जाते हैं, जिसमें एक कैरेक्टर अपने दृष्टिकोण से बोलता है और जो लिसनर होता है ना, यानी कि वो क्या होता है, पैसिव लिसनर होता है, सुनता नहीं है। ओके, जो पैसिव लिसनर होता है वो उस कैरेक्टर के चरित्र और मानसिकता को समझता है। सो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। द लाइन्स है इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड, कंक्लूड विच पोएम बाई पी.बी. शैली। ओके, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड, ठीक है, कंक्लूड है, ये पी.बी. शैली की किस पोएम की लाइन है, ये पूछा जा रहा है, किस पोएम की लाइन है ये पी.बी. शैली के। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा ओड टू द वेस्ट विंड। ये ओड टू द वेस्ट विंड की लाइन है और ये लास्ट पार्ट में आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पेस्टोरल एलिजी, इसमें बताना है कि कौन सी आपकी पेस्टोरल एलिजी है। लिसिडस है, पेस्टोरल पूछा है, ठीक है, तो यहाँ पे बताना है ये सभी एलिजीज़ हैं, एलिजीज सभी एलिजीज हैं, बट यहाँ पे पेस्टोरल पूछा है। पेस्टोरल भी एक शोकगीत ही होती है, एक सैड सॉन्ग होती है, और जो जिसमें ना रस्टिक लाइफ के बारे में दिखाता है, ग्रामीण या प्राकृतिक वातावरण में लिखा जाता है। ये किसी कवि या किसी पोएट या किसी दोस्त की डेथ पर, नियर डियर के डेथ पर शोक व्यक्त करता है। तो यहाँ पे मिल्टन की लिसिडस ही एक पेस्टोरल एलिजी है, और पी.बी. शैली की एडोनिस पेस्टोरल एलिजी है, और मैथ्यू अर्नोल्ड की थैरिसिस पेस्टोरल एलिजी है। वो तीनों पेस्टोरल एलिजी है, लेकिन ये सब क्या है, ये एलिजी है, ये एलिजी ओनली एलिजी है, पेस्टोरल नहीं है। पेस्टोरल मतलब जहाँ पे मतलब शेफर्ड जो होगा ना, वो अपने आप को, मतलब जो पोएट होगा वो अपने आप को भी शेफर्ड्स बोलेगा, और जिसकी डेथ पर वो शोक में बना रहा है उसको भी शेफर्ड बोलेगा। ग्रामीण चीज़ें रहेंगी, नेचुरल वातावरण रहेगा, ये सारी चीज़ें उसमें रहेंगी पेस्टोरल में, ठीक है, ये सारे कीवर्ड हैं, तो वो पेस्टोरल हो गया। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। Which of Matthew Arnold works is a major critic of Victorian society and culture, advocating for the pursuit of sweetness and light। तो यहाँ हमें बताना है, ठीक है, पूछा जा रहा है कि मैथ्यू अर्नोल्ड का वो कौन सा वर्क है जो विक्टोरियन सोसाइटी एंड कल्चर को क्या कर रहा है, कल्चर की आलोचना कर रहा है, और एडवोकेटिंग फॉर द परसूट ऑफ स्वीटनेस एंड लाइट, स्वीटनेस एंड लाइट की संकल्पना प्रस्तुत करता है। सो राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर कल्चर एंड अनार्की, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। कल्चर एंड अनार्की ही है मैथ्यू अर्नोल्ड की, ये वो मेजर वर्क है इनका जो विक्टोरियन सोसाइटी और कल्चर, यहाँ पे विक्टोरियन समाज की आलोचना करता है, और स्वीटनेस एंड लाइट की जो परसूट है उसको प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट पे आएंगे। द कैरेक्टर ऑफ सेंटियागो इज़ द प्रोटैगनिस्ट इन विच ऑफ हेमिंग्वे नॉवल। तो हेमिंग्वे की किस नॉवल में ये सेंटियागो नाम का कैरेक्टर है जो कि प्रोटैगनिस्ट है, ठीक है, प्रोटैगनिस्ट मतलब नायक, हीरो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और द ओल्ड मैन एंड द सी, ठीक है, द ओल्ड मैन एंड द सी में सेंटियागो एक बूढ़ा मछुआरा है जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे के फेमस शॉर्ट मतलब नॉवल द ओल्ड मैन एंड द सी का प्रोटैगनिस्ट है। नेक्स्ट पे आएंगे। इन हार्डी टेस्ट ऑफ डी अर्बरविल्स द प्रोटैगनिस्ट ट्रेजिक फेट इज सील्ड प्राइमरली बाय। यहाँ पे बताना है, ठीक है, तो हार्डी का जो टेस्ट ऑफ दी डर्बरविल्स, इसमें जो हीरो है यानी कि जो प्रोटैगनिस्ट है उनके ट्रेजिक फेट मुख्य रूप से इस बात से तय होता है, किस बात से तय होता है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर बी हो जाएगा। अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट को इंसिडेंसेस एंड द हार्शनेस ऑफ सोसाइटल जजमेंट, ठीक है, तो ये याद रखना। टेस का जो जीवन है वो ट्रेजेडी बन जाता है समाज की कठोरता, किस्मत की विडंबनाएं और नैतिक दोहरे मापदंडों के कारण। थॉमस हार्डी के ये नॉवल में फेट एंड सोसाइटल इनजस्टिस बार बार ये सारे विषय आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ हिज स्पीच अंडरलाइन वर्ड ही रैन फास्ट टू कैच द बस। अच्छा, यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया गया है, ओके। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन की बात हो रही है ना, फास्ट की, फास्ट यहाँ पे क्या है, एक मिनट, इसको मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ, जस्ट यही है, ठीक है। फास्ट का यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ही रैन फास्ट, यहाँ पे रैन की विशेषता बता रहा है ये फास्ट, और रैन क्या है, वर्ब है,
ठीक है। वो कैसे दौड़ा ये पूछा जा रहा है, वो कैसे दौड़ा ये विशेषता बता रहा है, वो कैसे दौड़ा, तेज़ दौड़ा। तो वर्ब की विशेषता बताने वाला ही क्या कहलाता है, एडवर्ब। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका एडवर्ब हो जाएगा। 1 मिनट, राइट आंसर यहाँ पे आपका एडवर्ब इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड दिस इज़ माई बुक। यहाँ पे भी नहीं किया गया है, दिस इज़ माई बुक। यहाँ पे बताना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, माई पे ही पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, माई, ठीक है, माई का, दिस इज़ माई बुक। तो यहाँ पे देखिए बुक क्या है, नाउन है, एंड दिस आपका, ये आपका दिस जो है ये प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इज़ आपकी वर्ब है, और यहाँ पे नाउन के पहले ये आया है और नाउन की विशेषता बता रहा है। नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पजेसिव एडजेक्टिव। इसे हम क्या कह सकते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव, ऑल्सो कॉल्ड पजेसिव डिटर्मिनर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे भी नहीं किया गया है, तो हमें बताना है कि यहाँ पे इसका, ठीक है, इसका बताना है पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। अलास, अलास क्या है ये पूछा जा रहा है। अलास ही इज़ नो मोर। तो अलास क्या है, ये एक इंटरजेक्शन है, ओ सॉरी, ये क्या है, एक इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन जिसको हम हिंदी में बोलेंगे विस्मयादिबोधक शब्द, जो क्या करता है, जो दुख बताता है, यानी कि आश्चर्य को व्यक्त करता है। आश्चर्य, जैसे कि आश्चर्य व्यक्त करता है अलास, ठीक है। ये दुख, सारो वगैरह, ये सारे इस सारी चीज़ को ये व्यक्त करता है। सॉरो है, दुख है, अलास। विच शेक्सपियरियन ट्रेजेडी फीचर द कैरेक्टर्स यागो एंड डेस्डिमोना। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि विच शेक्सपियरियन ट्रेजेडी फीचर द कैरेक्टर्स, कौन सा वो शेक्सपियर की ट्रेजेडी है जहाँ पे आपको ये कैरेक्टर्स मिलेंगे, यागो एंड डेस्डिमोना। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओथेलो। ओथेलो में ही ये दोनों कैरेक्टर मिलते हैं, यागो एंड डेस्डिमोना। डेस्डिमोना कौन रहती है, वाइफ ऑफ ओथेलो। इन डिकेंस और यागो कौन रहता है, एंटागोनिस्ट होता है। इन डिकेंस डेविड कॉपरफील्ड हु इज़ डेविड काइंड एंड एसेंट्रिक ग्रेट आंट, ठीक है, ठीक है। तो डेविड के मतलब डिकेंस के, चार्ल्स डिकन के डेविड कॉपरफील्ड में डेविड की काइंड एंड एक्सेंट्रिक ग्रेट आंट कौन है ये बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, बेट्से ट्रॉटवुड। यही थी बेट्से ट्रॉटवुड। ये डेविड की दयालु और कुछ हद तक बहुत ही अजीब चाची हैं, एक्सेंट्रिक चाची हैं, जो बाद में इनका मार्गदर्शन भी करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, वन हु इज़ ऑल पावरफुल इज़ कॉल्ड। तो इसे में उस मतलब उसे क्या कहेंगे, जो बहुत पावरफुल है उसे क्या कहेंगे ये बताना है। ओमनीसेंट है, ओमनीप्रेजेंट है, ओमनीपोटेंट है, इनविंसिबल है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमनीपोटेंट, यानी कि सर्वशक्तिमान, यानी वह व्यक्ति जो सत्ता, जो हर काम कर सकने में सक्षम है। तो यहाँ पे ओमनी आपका पोटेंट हो जाएगा। ओमनीप्रेजेंट जो यूबिक्विटस हो, यानी कि हर जगह मौजूद हो, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, द कैरेक्टर ऑफ एलिजाबेथ बेनेट इज़ द विटी एंड इंडिपेंडेंट हीरोइन ऑफ विच जेन ऑस्टिन नॉवेल। तो जेन ऑस्टिन की किस नॉवेल की एलिजाबेथ बेनेट जो कि कैरेक्टर है, एक विटी एंड इंडिपेंडेंट हीरोइन है, जेन ऑस्टिन की किस नॉवेल की। सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रिजुडाइज, मैंसफील्ड पार्क, इम्मा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा प्राइड एंड प्रिजुडिस, ठीक है, प्राइज एंड प्रिजुडिस, प्राइड एंड प्रिजुडिस। एलिजाबेथ बेनेट जो है ये जेन ऑस्टिन की फेमस हीरोइन है, जो अपने विटी और इंडिपेंडेंट और व्यंग्यात्मक स्वभाव के लिए जानी जाती हैं, ठीक है, मेन कैरेक्टर है ये। विच ऑफ दीज रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम्स डील्स द थीम ऑफ चॉइसेस एंड दियर कॉन्सिक्वेंसेस इन लाइफ। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वो कौन सी पोएम है जो डील करती है चॉइसेस ऑफ थीम और उनके लाइफ के चॉइसेस ऑफ थीम और उनके कॉन्सिक्वेंसेस को। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा द रोड नॉट टेकन, सी करेक्ट हो जाएगा द रोड नॉट टेकन। इसमें ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जीवन में ना मतलब अलग अलग प्रभाव की बात इसमें करते हैं, जीवन की अलग अलग प्रभाव की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, ई.एम. फॉस्टर की जो नॉवेल है अ पैसेज टू इंडिया प्राइमरली एक्सप्लोर। ई.एम. फॉस्टर की जो नॉवेल है अ पैसेज टू इंडिया, यह मुख्यतः किसके बारे में एक्सप्लोर करती है, मतलब किसके बारे में है ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए करेक्ट हो जाएगा। द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ कॉलोनियल रिलेशनशिप एंड कल्चर मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ब्रिटिश एंड इंडियंस, ठीक है। ये जो नॉवेल है ना, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की जटिलताएं और नस्लीय तनाव और सांस्कृतिक टकराव को दिखाता है, ठीक है।
और मुख्य जो कैरेक्टर के माध्यम से ये भारत ब्रिटेन के संबंधों की पड़ताल भी करता है। ब्रिटिश और इंडियन के मिसअंडरस्टैंडिंग पर भी प्रभाव मतलब ये भी पड़ताल करता है, एक्सप्लोर करता है ये प्ले। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और भारत में जो ब्रिटिश कॉलोनियल है इनकी जटिलताओं पर भी ध्यान देता है, ये प्ले दिखाता है, नस्लीय तनाव भी दिखाता है, ये सारी चीज़ें हैं। इन फॉकनर की द साउंड एंड फ्यूरी द कैम्पशन फैमिलीज डिक्लाइन इज नरेटेड थ्रू द पर्सपेक्टिव्स ऑफ, यहाँ पे हमें बताना है। ओके, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो फॉकनर की द साउंड एंड द फ्यूरी में कॉम्पशन फैमिली का जो डिक्लाइन है ना, उसको अलग निम्नलिखित दृष्टिकोणों से वर्णित किया गया है, वो बताना है। कौन से दृष्टिकोणों से वर्णित किया गया है कॉम्पशन परिवार का जो पतन हुआ था। ओके, राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। 4 डिफरेंट कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग द मेंटली हैंडीकैप्ड बेंजे। ठीक है, मतलब 4 डिफरेंट, ये जो नॉवेल है ना, ये 4 अलग अलग दृष्टिकोणों से लिखा गया है, जिसमें बेंजाई एक मानसिक रूप से एक ऐसा कैरेक्टर भी शामिल है जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये याद रखना है। एक्चुअली जो 3 कॉप्सन ब्रदर्स एंड सेक्शन फोकस्ड ऑन डिल से, यानी कि ओमनीसेंट व्यू, बट ए इज़ द क्लोजेस्ट एंड इम्प्लाइज मल्टीपल फर्स्ट पर्सन नरेटर्स इंक्लूडिंग बेंजी। तो यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा आपका, बेंजी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स एंड शेक्सपियरियन कॉमेडीज इज इनकरेक्ट। तो निम्नलिखित में बताना है कौन सा पेयर है कैरेक्टर्स एंड शेक्सपियरियन कॉमेडीज का इनकरेक्ट है। कैरेक्टर भी एक साइड है और एक साइड उनके वर्क हैं शेक्सपियर के, तो आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। यहाँ पे देखेंगे वियोला एंड ओरसिनो, ये आपके 12th नाइट में है। ठीक है, बेट्रिस एंड बेनेडिक्ट मच अडू अबाउट नथिंग में है। रोजालिन एंड ऑरलैंडो, ये आपके एज यू लाइक इट में है। पोर्शिया एंड बशैनियो, ये आपके अ मिडसमर नाइट ड्रीम में है कि नहीं है, ये बताना है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा है ना, तो इनकरेक्ट डी हो जाएगा, क्योंकि पोर्शिया और बशैनियो ये मिडसमर नाइट ड्रीम में नहीं है, ये द मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। ठीक है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस के कैरेक्टर है, मिडसमर नाइट ड्रीम के कैरेक्टर नहीं है। मिडसमर नाइट ड्रीम के कैरेक्टर आपके हेलेना, हेरमिया, अलेक्जेंडर है, डेमेट्रियस है, ये सारे ईजियस वगैरह हैं, ये सारे हैं। पक हैं, रॉबिन गुड पिलो है, टाइटेनिया है, ये सारे कैरेक्टर हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं है। पोर्शिया एंड बशैनियो द मर्चेंट ऑफ वेनिस के हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे। द लॉन्ग डे वेंस द स्लो मून क्लाइम्स द डीप मोन्स राउंड विद मेनी वॉइसेस दीज लाइन्स ओपन टेनिसन्स पोएम। तो टेनिसन की किस पोएम की ये ओपनिंग लाइन है। ठीक है, टेनिसन की किस पोएम की ये ओपनिंग लाइन है, ये बताना है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो टेनिसन की ओपनिंग लाइन है वो यूलिसिस की लाइन है। ओके, यूलिसिस की लाइन है, जहाँ जो पोयम है ना, ये यात्रा, जीवन की बेचैनी और अनसेटिस्फाइड के भावों से प्रकट करती है। तो यूलिसिस एक वृद्ध नायक है जो फिर से रोमांच चाहता है। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका यूलिसिस इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट वन पे आएंगे। वॉल्ट विटमैन की लीव्स ऑफ ग्रास इज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स। तो वॉल्ट विटमैन की जो लीव्स ऑफ ग्रास है ये सेलिब्रेटेड होती है किस वजह से, ये बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा आपका, यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यूज़ ऑफ फ्री वर्ड्स एंड सेलिब्रेशन ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी एंड इंडिविजुअल। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लीव्स ऑफ ग्रास एक क्रांतिकारी काव्य, इनका पोइटिक कलेक्शन है जिसमें फ्री वर्ड्स का प्रयोग किया गया है। और ये जो बुक है, ये जो इनका वर्क है लीव्स ऑफ द, ये व्यक्तिगत लिबर्टी, अमेरिकी लोकतंत्र और मानव आत्मा के उत्सव मनाती है, यानी ये सारी चीज़ें दिखाती हैं लीव्स ऑफ द ग्रास में। ठीक है, फ्री वर्ड्स में ये लिखा गया है। अच्छा, फादर ऑफ फ्री वर्ड्स कौन है, तो ये वॉल्ट विटमैन ही है। अलिट्रेशन इज डिफाइंड एज, अलिट्रेशन को हम कैसे किस रूप में डिफाइन करते हैं, तो अलिट्रेशन क्या है, जिसमें एक ही साउंड, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड हो या फिर कोई सेम लेटर ही हो, ऐसे भी बोल सकते हैं। सेम लेटर का बिगनिंग में शुरुआत, मतलब शब्दों की शुरुआत में दोहरा रिपीटिशन हो जाए, जैसे चाहे सेम लेटर का हो, ये ध्यान रखना है। सेम लेटर टीजीटी में मायने ये रखता है, टीजीटी पीजीटी में तो सेम लेटर का ही मायने भी रखता है। और कॉन्सोनेंट साउंड वो तो है ही है। सेम लेटर की जो शुरुआती रिपीटिशन हो उसे ही कहते हैं आपका अलिट्रेशन, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड का 2 या 2 से अधिक रिपीटिशन हो शुरुआत में ही, तो वो होता है आपका अलिट्रेशन। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। ठीक है, द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स एंड स्ट्रेस सेलेबल, बी इज करेक्ट होगा। जैसे मैंने कहा कि सी सेल्स ऑन द सी शोर। ठीक है, सी सेल्स ठीक है,
ऑन द सी शोर। अब कितनी बार यहाँ पे आपका एस एस आया है, रिपीटेशन भी हुआ है, साउंड भी आप याद रख सकते हो, साउंड का भी रिपीटेशन हुआ है और लेटर भी रिपीट हुआ है, और शुरुआत में ही लेटर रिपीट हुआ है, तो आपका ये एलिट्रेशन कहलाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, द विक्टोरियन पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर इज़ जनरली कंसिडर्ड टू स्पैन फ्रॉम। विक्टोरियन पीरियड कब से कब तक है ये बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका जो विक्टोरियन पीरियड है 1837 से 1901, ये आपका विक्टोरियन एरा था। ठीक है, विक्टोरियन एरा में इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया का ये शासनकाल था, और इस पीरियड में ना चार्ल्स डिकेन, अल्फ्रेड टेनिसन, मैथ्यू अर्नोल्ड, ये सारे राइटर थे, प्रोमिनेंट राइटर थे। मैथ्यू अर्नोल्ड की थैरिसिस एक एलेजी है रिटन टू कॉमेमोरेट द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड। अपने किस दोस्त के डेथ पर, मतलब अपने किस दोस्त के डेथ पर इन्होंने लिखा है, अपने किस दोस्त के फ्रेंड के डेथ पर इन्होंने याद किया है उन्हें। ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए थैरिसिस ये एक पेस्टोरल एलिजी है, ध्यान रखना है, ये पेस्टोरल एलिजी है, और मिल्टन की लिसिडस पेस्टोरल एलिजी है, और पीबी शैली की एडोनिस, जो उन्होंने किड्स की याद में लिखा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आर्थर ह्यू क्लब, यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा, इनकी याद में लिखा है थैरिसिस। मैथ्यू अर्नोल्ड द्वारा, अपने इनके दोस्त थे, कवि थे, आर्थर ह्यू क्लब की याद में उन्होंने लिखा है, जो कि एक पेस्टोरल एलिजी है। नेक्स्ट पे आएंगे, इन कीट्स ओड टू अ नाइटिंगल द बर्ड सिम्बलाइज। ओड टू अ नाइटिंगल में ये किस बर्ड को सिम्बलाइज करते हैं ये बताना है, जो बर्ड है वो क्या सिम्बलाइज करती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, इमॉर्टल ब्यूटी, आर्ट एंड एस्केप फ्रॉम ह्यूमन पेन। ठीक है, यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा, इमॉर्टल ब्यूटी, आर्ट एंड एस्केप फ्रॉम ह्यूमन पेन। ओड टू अ नाइटिंगल में कीट्स ने नाइटिंगल बर्ड को अमर सौंदर्य, कलात्मक प्रेरणा, मानव दुख से मुक्ति का प्रतीक बनाया है। ठीक है, ये जो बर्ड है ना, ये कीट्स की दुख से, मतलब लायन की भावना को दिखाता है, तो इन्होंने इसमें बताया इमॉर्टल ब्यूटी, आर्ट एंड एस्केप फ्रॉम ह्यूमन पेन। द फ्रेज ब्रेव न्यू वर्ल्ड इज़ टेकन फ्रॉम शेक्सपियर। तो ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये जो फ्रेज़ है ये कहाँ से लिया गया है, और ब्रेव न्यू वर्ल्ड ये नॉवल का नाम है, किसके नॉवल का नाम है, अल्डस हक्सले का। इन्होंने ये टाइटल कहाँ से लिया है, तो टेम्पेस्ट से लिया है। टेम्पेस्ट जो मिरांडा जो स्पीच बोलती है, मिरांडा, तो वहाँ से इन्होंने ये टाइटल ले लिया है ब्रेव न्यू वर्ल्ड का, और अपने नॉवेल का टाइटल बनाया किसने, अल्डस हक्सले ने, ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे, विलियम ब्लेक का सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस एक्सप्लोर। इसमें क्या चीज़ें एक्सप्लोर होती हैं, सॉन्ग विलियम ब्लेक का सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, क्या चीज़ इसमें एक्सप्लोर होता है ये बताना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए जो ब्लैक की ये जो पोएम है ना, ये क्या करती है, राइट आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा बी, द कंट्रास्टिंग स्टेट्स ऑफ द ह्यूमन सोल एंड परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। तो ब्लेक की ये जो पोएम है ये निर्दोष और अनुभव के दो अलग अलग, दो विपरीत बोल सकते हैं, दो अपोजिट मानसिक और आध्यात्मिक अवस्थाओं को, स्टेज को दिखाती है। ठीक है, मतलब एक जो स्टेज है वो बहुत ही सरलता को दिखाती है, दूसरा यथार्थवाद। नेक्स्ट पे आएंगे, द लाइन्स टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, वॉट इमॉर्टल हैंड आर आई कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री आर फ्रॉम अ पोएम बाई। ये कहाँ से ली गई है लाइन, टाइगर 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 बर्निंग ब्राइट, ये बताना है। ये लाइन किसकी है, किस राइटर की है ये बताना है। ठीक है, ये जो राइट आंसर हो जाएगा द टाइगर, ये जो लाइन है ये आपके विलियम ब्लेक की है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस का एक पार्ट है ये विलियम ब्लेक का है। इन जॉन मिल्टन की लिसिडस द पोएट मॉन्स द डेथ ऑफ। तो जो पोएट है वो किसके डेथ पर शोक मना रहे हैं, तो हिज क्लोज फ्रेंड एडवर्ड किंग। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, द टर्म है कथारसिस, एक अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी है, रेफर्स टू। कथारसिस क्या है, इसको अरिस्टोटल ने ही दिया है ट्रेजेडी का, मतलब ट्रेजेडी में ये एक एलिमेंट मिलेंगे, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या रेफर करता है, कथारसिस। ओके, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कथारसिस, ये मतलब इसमें ना ये ऑडियंस में ना दया और भय, यानी कि पिटी एंड फियर जैसी भावनाओं का शुद्धिकरण होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, द पर्जिंग ऑफ रिलीज इमोशन लाइक पिटी एंड फियर इन द ऑडियंस, जिनसे वो मानसिक रूप से ना शुद्ध अनुभव करते हैं। हाइपरबली एक फिगर ऑफ स्पीच है कैरेक्टराइज्ड बाय। ठीक है, हाइपरबली में क्या होता है, जो बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है, हाइपरबली यानी कि हाई हाई बोल,
एग्जैजरेशन होता है इसमें फॉर एम्फेसिस और इफेक्ट। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि प्रभाव डालने के लिए, एम्फेसिस करने के लिए, इफेक्ट डालने के लिए बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। जब किसी बात को ना एकदम एग्जैजरेट के साथ, यानी कि बढ़ा चढ़ा के साथ कहा जाता है ताकि उसका प्रभाव बढ़े। ये किसी विचार या भावनाओं को जोरदार तरीके से बयान करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने कहा आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोनेट फ्रॉम, इसमें से बताना है कि कौन सा सोनेट नहीं है। शेक्सपियरियन सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट है, स्पेंसरियन सोनेट है, बट अलेक्जेंड्रियन सोनेट नहीं है। अलेक्जेंड्रियन लाइन है ना, अलेक्जेंड्रियन लाइन है, हमने पढ़ा स्पेंसर की। स्पेंसरियन सोनेट में अलेक्जेंड्रियन लाइन आती है, लाइन लास्ट लाइन की वो है, लेकिन सोनेट नहीं है। तो यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, पैसेज को मैंने इसमें से हटा दिया है, पैसेज नहीं लिया है। द कैरेक्टर ऑफ हेस्टर, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कैरेक्टर हैं हेस्टर प्राइम या हेस्टर प्रिन बोल सकते हो, या आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो प्राइम। ये एक सेंट्रल कैरेक्टर हैं। ये नेथानियल हॉथॉर्न के किस नॉवल के हैं सेंट्रल कैरेक्टर? ठीक है, हेस्टर प्राइम। तो नेथानियल हॉथॉर्न के ये नॉवल हैं। द स्कारलेट लेटर की क्या है? हीरोइन है, ठीक है, द स्कारलेट लेटर, ये ध्यान रखना है, इसकी हीरोइन है। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका स्कारलेट लेटर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। सेजुरा इन पोइट्री या केजुरा बोल सकते हो, सेजुरा बोल सकते हो। इन पोइट्री रेफर्स टू अननेचुरल पॉज या ब्रेक विद इन अ लाइन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। एक नेचुरल पॉज होता है, ब्रेक होता है कहाँ पे? लाइन के बीचों बीच में, उसे ही कहा जाता है सेजुरा। ओके, जैसे मैंने कहा टू कैसे आता है? टू एयर इज ह्यूमन, टू एयर इज ह्यूमन, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे एक सेमीकोलन का मार्क ले लिया, फिर यहाँ पे ये ले लिया, उसके बाद लिख ही दिया टू फॉरगिव डिवाइन, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ना, ये लंबा लंबा ये जो लाइन है ली है मैंने, ये है आपका सेजुरा, ठीक है। एक नेचुरल पॉज यहाँ पे, टू एयर इज ह्यूमन, मैंने यहाँ पे पॉज लिया, फिर लिखा टू फॉरगिव डिवाइन, ठीक है। तो यहाँ पे एक नेचुरल पॉज है जो लाइन के बीचों बीच आती है, तो ये सेजुरा का साइन है, ये ध्यान रखना है, सेजुरा का साइन है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। वन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज़ द हाईएस्ट गुड इज़, एक ऐसा व्यक्ति जो ये मानता हो कि प्लेजर ही सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है, उसे क्या बोलेंगे? मतलब वो क्या कहता है कि सबसे हाईएस्ट गुड है प्लेजर, जीवन का सबसे सर्वोच्च सुपीरियर उद्देश्य मानता हो प्लेजर को, ऐसे व्यक्ति को हम हेडोनिस्ट कहते हैं, हेडोनिस्ट, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? हेडोनिस्ट कहेंगे। नेक्स्ट पे आएंगे। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड कोनोसर, कोनोसर की करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? एक ऐसा व्यक्ति जो किसी स्पेशल मतलब किसी विशेष क्षेत्र, स्पेशली कोई आर्ट हो गया, कोई म्यूज़िक, कोई फूड आदि में गहरी समझ या सराहना रखता हो, सराहना होती है तो उसे बोलते हैं कोनोसर। तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी? CO, इसमें ना डबल N आते हैं, OI, ठीक है, कोनो हो गया, उसके बाद डबल S आते हैं, SSEUR, ये हो गया कोनोसर। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, CONNOISSEUR, कोनोसर। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एम्बैरेसमेंट, एम्बैरेसमेंट का करेक्ट इसमें क्या हो जाएगा? डबल एस आ जाता है, एम्बैरेसमेंट डबल S, तो यहाँ पे कैसे रखेंगे? EMBARR, ठीक है, EMBARRASS, ठीक है, एम्बैरेस हो गया। देन मेंट यहाँ पे हम सफिक्स ऐड कर देंगे, एम्बैरेसमेंट। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका बी इस करेक्ट हो जाएगा, एम्बैरेसमेंट। नेक्स्ट पे आएंगे। करेक्ट यहाँ पे अकोमोडेट का बताना है, तो अकोमोडेट में भी आपको क्या करना है? डबल C लेना है, डबल C अकोमो, डबल M अकोमो, फिर आपका डेट आ जाएगा यहाँ पे अकोमोडेट। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका C हो जाएगा, डबल C है और डबल M है, अकोमोडेट, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। द एज ऑफ पॉप इन इंग्लिश लिटरेचर इज ऑल्सो नोन एज द, एज ऑफ पॉप जो है इंग्लिश लिटरेचर में वो किस नाम से जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है? रोमांटिक पीरियड, अगस्टन एज, एलिजाबेथन एज या जैकोबियन? तो एलेक्जेंडर के पॉप, सॉरी, एज ऑफ पॉप जिन्हें हम एलेक्जेंडर पॉप के टाइम को कहते हैं, 18th सेंचुरी को, इंग्लिश लिटरेचर में इसे अगस्टन एज कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे आपका अगस्टन एज इज करेक्ट। ओके ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। सैनिक डॉकी या सैनिक डॉची आप पढ़ सकते हो, इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर, ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? तो जो सैनिक डॉची है, सैनिक डॉकी,
ये वो फिगर ऑफ स्पीच है जब किसी वस्तु के हम पार्ट से होल की बात करते हैं या होल से पार्ट की बात करते हैं। जैसे ऑल हैंड्स ऑन डेक, यहाँ हैंड से ना 9 सैनिकों की ही बात हो रही है, यानी कि कोई पर्सन की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अ पार्ट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द होल या फिर द होल फॉर अ पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। इसको क्या करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू द मार्केट टुडे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज गोइंग टू द मार्केट दैट डे। ओके, ए इज करेक्ट हो जाएगा। हु इज़ नोन एज द पोएट्स पोएट, किसे पोएट्स पोएट के रूप में जाना जाता है? तो एडमंड स्पेंसर। किसने ये कहा था एडमंड स्पेंसर को पोएट्स पोएट? तो चार्ल्स लैम ने। ठीक है, चार्ल्स लैम ने। नेक्स्ट पे आएंगे। शेक्सपियर्स प्रॉब्लम प्ले ऑफन इंक्लूड। इसमें बताना है शेक्सपियर के प्रॉब्लम प्ले कौन कौन से अक्सर जो कैसे होते हैं शेक्सपियर के प्रॉब्लम प्लेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड कॉम्प्लेक्स एथिकल डिलेमास एंड अ ब्लेंड ऑफ ट्रेजिक एंड कॉमिक एलिमेंट, ये होते हैं प्रॉब्लम प्ले। जैसे कि मेजर फॉर मेजर है, प्रॉब्लम प्ले उनके कौन कौन से हैं? मेजर फॉर मेजर है, ऑल्स विल दैट एंड्स वेल है, ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा है। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें कुछ नैतिक जटिलताएं होती हैं, ट्रेजिक होती हैं, कॉमिक, ट्रेजिक कॉमिक दोनों का एलिमेंट इसमें मिलता है। नेक्स्ट पे आएंगे। द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर मेकअवर नोन फॉर हिज इटर्नल ऑप्टिमिज्म एंड फाइनेंशियल वो समथिंग विल टर्न अप अपीयर्स इन डिकेंस। तो डिकेंस के किस वर्क में ये अपीयर होते हैं ये बताना है। राइट आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा डेविड कॉपरफील्ड। ठीक है, डेविड जो मिस्टर मैकावर हैं चार्ल्स डिकेंस के नॉवल डेविड कॉपरफील्ड के एक फेमस कैरेक्टर हैं जो हमेशा कहते हैं समथिंग विल टर्न अप। ये हमेशा क्या कहते हैं? समथिंग विल टर्न अप। भले ही वो आर्थिक संकट में हो लेकिन तब भी बोलते रहते हैं समथिंग विल टर्न अप। इन टी.एस. Eliot द वेस्टलैंड द सेक्शन अ गेम ऑफ चेस प्राइमरली डिपिक्ट। ठीक है, टी.एस. Eliot के द वेस्टलैंड का जो सेक्शन है अ गेम ऑफ चेस, ये प्राइमरली क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है? ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? द ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिकेशन टू स्टेराइल रिलेशनशिप इन मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, गेम ऑफ चेस जो है ना, ये जो मॉडर्न शहरी जीवन की वेस्ट यानी कि निरर्थकता या अकेलापन या पारस्परिक समाधहीनता को दिखाता है। ठीक है, और ना ये जो स्टेराइल को भी दिखाता है, यानी कि जो बैरन वगैरह आप बोल सकते हैं, एरिड वगैरह, उसके बारे में दिखाता है। टेनिसन की आइडल्स ऑफ द किंग इज़ अ साइकिल ऑफ 12 नैरेटिव पोएम्स बेस्ड ऑन द लीजेंड ऑफ। ठीक है, तो जो टेनिसन की आइडल्स ऑफ द किंग है ये एक साइकिल है 12 यानी कि 12 नैरेटिव पोएम्स का एक साइकिल है। ये किस लेजेंड पर बेस्ड है? ओके, किंग आर्थर एंड हिज नाइट्स पर। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, किंग आर्थर और नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल, इनकी स्टोरी पर ये बेस्ड है। नेक्स्ट पे आएंगे। विच वर्क बाय चार्ल्स लैम इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज रिटोल्ड फ्रॉम शेक्सपियर प्लेज इंटेंडेड फॉर चिल्ड्रन। तो चार्ल्स लैम का वो कौन सा वर्क है जो अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज का कलेक्शन है जो रिटोल्ड करती है फ्रॉम शेक्सपियर के प्लेज से इंटेंड फॉर द चिल्ड्रन? तो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इज करेक्ट। को ऑथर्ड विद मैरी लैम, इसको किसने लिखा? चार्ल्स लैम और मैरी लैम। ठीक है, ये शेक्सपियर की कहानियों को सरल रूपों में बच्चों के लिए, जो शेक्सपियर की कहानियाँ हैं ना उसमें जो सरल रूप में एकदम ईजी वे में बच्चों के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि वो लिटरेचर से परिचित हो सके। ब्लैंक वर्ड्स इज पोइट्री रिटन इन। ब्लैंक वर्ड जो पोइट्री में है ये लिखी जाती है। तो ब्लैंक वर्ड्स में क्या होता है ना, ब्लैंक वर्ड्स में नो राइम नहीं होता, ओनली मीटर पाया जाता है ब्लैंक वर्ड्स में। ठीक है, और वो जो मीटर होता है वो आयम्बिक पेंटामीटर होता है। तो अनराइम्ड लाइंस होती हैं, आयम्बिक पेंटामीटर होता है, इसमें राइम नहीं होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्ले बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इसमें बताना है कि कौन सा जे.बी. शॉ का प्ले नहीं है, कौन सा ऐसा प्ले है जो जे.बी. शॉ का प्ले नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ये नहीं है। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट ये नहीं है। तो ये है किसका? ये दिस इज़ बाय ऑस्कर वाइल्ड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे। द लिटरेरी मूवमेंट इमेजिज्म पॉपुलर इन द अर्ली 20th सेंचुरी एम्फेसाइज्ड।
तो जो लिटरेरी मूवमेंट है इमेजिज्म, ये पॉपुलर कब हुआ था? अर्ली 20th सेंचुरी में। ये किस पे सबसे ज़्यादा जोर देता है, इम्फेसाइज करता है इमेजिज्म जो है? सो राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रिसीजन ऑफ इमेजरी, क्लियर शार्प लैंग्वेज एंड फ्री वर्ड्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जो इमेजेस में पोयम में सटीक चित्रण होता है, क्लियर मतलब क्लियर रहता है, यानी कि एक इमेजरी होती है, क्लियर रहता है और बहुत ही ये बोल सकते हैं कंसाइज लैंग्वेज होता है, तथा फ्री वर्ड्स की विशेषताओं पर जोर देता है, जैसे कि एजरा पाउंड, HD, ये सारे इस मूवमेंट के प्रमुख रहे हैं। ठीक है, मतलब ये लोग क्या करते हैं, जो इमेजेस में के जो पोएट है वो सबसे ज़्यादा इमेजरी, क्लियर शार्प लैंग्वेज, फ्री वर्ड्स में लिखते हैं, इस पर ज़्यादा जोर देते हैं। अब यहाँ से पैसेज का क्वेश्चन था, जो पैसेज मैंने हटा दिया था। ओके, आई थिंक 5 क्वेश्चन थे, तो उसको हम हटा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, आते हैं यहाँ पे। अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स टिपिकली सटायरिज। जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, ये देखा जाए तो ये किस पे सटायर करते हैं? कॉमेडी ऑफ मैनर जो होता है, तो ध्यान रखना है कॉमेडी ऑफ मैनर्स ये भी एक ड्रामेटिक डिवाइस है, जो उच्च वर्गीय समाज के लोग, यानी कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं ना, उनकी आर्टिफिशियल पर, व्यवहार पर, उनके दिखावे पर ये एक सटायर करती है। इसमें ना तीखी सामाजिक टिप्पणियाँ होती हैं। ये सटायर क्यों किया जाता है? ताकि सुधार के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, द अफेक्शन एंड सोशल कंडक्ट ऑफ अ सोफिस्टिकेटेड ऑफ एन अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोमांटिक पीरियड। इसमें बताना है रोमांटिक पीरियड के कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जो रोमांटिक पीरियड के हैं। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले देखते हैं एम्फेसिस ऑन इमोशन, इमेजिनेशन एंड इंडिविजुअलिज्म, एंड उसके बाद आ जाएंगे हम celebration of nature and the sublime, interest in the medieval past and the supernatural, a strong preference to region, order and classical forms। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ना, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ये सभी है, ये सभी है, ये सभी है, लेकिन फोर्थ नहीं है। फोर्थ जो है ये नहीं है, ये नहीं है। ये लोग ना इमोशन पर बिल्कुल इम्फेसाइज किए हैं, इमेजिनेशन एंड इंडिविजुअलिज्म। जो रोमांटिक मूवमेंट था ना, रोमांटिक मूवमेंट में जो रोमांटिक पोएट्स थे, उन्होंने अपनी जो पोएट्री लिखते थे ना, वो कल्पनाशीलता पे लिखते थे, भावनाओं पर लिखते थे, नेचर और व्यक्ति की लिबर्टी पर सेंटर्ड रहते थे। जबकि तर्क और क्रमबद्ध ये जो रीज़न है, ऑर्डर है, सोशल फॉर्म्स हैं, ये सब इनका काम नहीं था। ये न्यू क्लासिकल का था। ठीक है, ये न्यू क्लासिकल एरा युग का था, ये इनका नहीं था। इन्होंने ये नेचर पे लिखा। जो रोमांटिक पीरियड के लोग थे, रोमांटिक पोएट्री जो थी वो नेचर पे रहती थी, इमोशन पे रहती थी, इमेजिनेशन पे थी। हाँ, इनका एक इंटरेस्ट था मिडिवल पास्ट में, मिडिवल पास्ट में इनका इंटरेस्ट था, जैसे कि सुपर नेचुरल, जैसे कि एस.टी. कॉलरिज का क्या था, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, वो सुपर नेचुरल है। तो ये सबसे ये इंटरेस्टेड रखते थे, बट ये लोग कभी रीज़न, ऑर्डर, तर्क पे नहीं लिखते थे। तो यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। Wordsworth defined the poet as a man speaking to men. What did he believe endowed the poet social special abilities? तो वर्ड्सवर्थ ने एक पोएट के रूप में, मतलब एक पोएट को डिफाइन किया है कि अ मैन स्पीकिंग टू मैन। व्हाट डिड ही बिलीव, वो क्या बिलीव, मतलब वो क्या विश्वास रखते थे। एंड ऑफ द पोएट स्पेशल, मतलब एक पोएट की एक स्पेशल एबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए। ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, मोर लाइवली सेंसिबिलिटी। यानी कि जो पोएट होता है ना, वो मोर लाइवली सेंसिबिलिटी होता है, मोर इंथुजियाज्म होता है, उसके अंदर बहुत उत्साह होते हैं, एंड टेंडरनेस होता है, एंड ग्रेटर नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर। ठीक है, एक पोएट, वर्ड्सवर्थ का मानना था कि पोएट में ना गहरी संवेदनशीलता होनी चाहिए, उत्साह, कोमलता, मानव स्वभाव की गहन समझ होती है, जिससे वो दूसरों से अलग होते, तब जाके पोएट कहीं अलग होते हैं एक नॉर्मल इंसान से, कॉमन पीपल से। इन मैथ्यू अर्नोल्ड मेमोरियल वर्सेस ही प्रेज वर्ड्सवर्थ फॉर हिज एबिलिटी टू। तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने मेमोरियल वर्सेस में वर्ड्सवर्थ को ना उनकी एबिलिटी पर प्रेज किया है। किस एबिलिटी, ये बताना है। ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, उन्होंने कहा है मेक अस फील द हीलिंग पावर ऑफ नेचर। इन्होंने यही कहा है, मेक अस फील द हीलिंग पावर ऑफ नेचर। ओके, तो अर्नोल्ड ने अपने इस मेमोरियल वर्सेस में वर्ड्सवर्थ को नेचर की उपचारात्मक शक्ति को महसूस कराने वाले कवि के रूप में देखा है। ठीक है, यानी कि ये जो वर्ड्सवर्थ है ना, नेचर की एक उपचारात्मक शक्ति को महसूस कराने वाले कवि हैं, हीलिंग पावर वाले। फार्स एज अ ड्रामेटिक जॉनरा रिलाइज हैवली ऑन। तो फार्स भी एक ड्रामेटिक जॉनरा है। इसमें क्या चीज़ें होती हैं, फार्स क्या होता है, तो इसमें भी क्या होती है ना, फार्स क्या होता है, जिसमें बहुत सारी एग्जैजरेट सिचुएशन होती है, स्लैपस्टिक कॉमेडी होती है, इम्प्रोबेबल प्लॉट्स होते हैं। तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब फार्स भी एक आपका ड्रामेटिक जॉनरा है, जिसमें बहुत सारी ऐसी एग्जैजरेटेड स्थितियाँ होती हैं और एक कॉमिक
क्रियाएं होती हैं कॉमेडी वाली और असंभव प्लॉट होते हैं। ये दर्शक को ना हंसी से लोटपोट करने के लिए किया जाता है, मतलब कॉमेडी की जाती है। फार्स। इन हेमिंग्वे की द सन ऑल्सो राइजेस द कैरेक्टर जेक बर्नास इज़ अ फिजिकली वुंडेड इन अ वे दैट सिम्बलाइज। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा राइट आंसर। ओके, सी करेक्ट हो जाएगा। द इमासिकुलेशन एंड डिसइल्यूजनमेंट ऑफ द पोस्ट वॉर जनरेशन, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो जेक बर्नास हैं उनका जो फिजिकली अगर देखा जाए फिजिकली वुंडेड यानी कि युद्ध के दौरान उनकी जो मतलब ये इनकी ये बोल सकते हो कि जेक बर्नास जो है ये शारीरिक घाव है, केवल एक निजी ट्रेजेडी नहीं है बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी पीढ़ी की, ठीक है, पूरी पीढ़ी की मोहभंग और इमासिकुलेशन का प्रतीक बन जाता है। आते हैं नेक्स्ट पे। विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट एन एस्पेक्ट ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोइट्री। यहाँ पे बताना है कौन सा स्टेटमेंट है ना एकदम एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पोइट्री के एस्पेक्ट को। ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम राइट आंसर पे आते हैं। ठीक है, ही ऑफन यूजेज न्यू इंग्लैंड लैंडस्केप, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ही ऑफन यूजेज न्यू इंग्लैंड लैंडस्केप्स एंड रूरल लाइफ ऑफ एक्सप्लोर यूनिवर्सल थीम ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने न्यू इंग्लैंड के ग्रामीण बैकग्राउंड को माध्यम बनाकर जीवन, लाइफ, डिसीजन, अकेलापन, संघर्ष आदि जैसे सार्वभौमिक मानवीय अनुभव पर लिखा है। और इनकी जो पोयम रहती थी ना, इनकी पोयम्स ना ग्रामीण होते हुए भी बहुत गहरी दार्शनिक होती थी। चार्ल्स लैम्ब का एस्से है अ बैचलर्स कंप्लेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल ह्यूमरसली क्रिटिक। ये किस पे क्रिटिक करता है, किस पे आलोचना करती है, ये चार्ल्स लैम्ब का जो एस्से है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या, द वेज मैरिड कपल्स ऑफन एक्सक्लूड और पैट्रोनाइज दियर सिंगल फ्रेंड्स, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये किस पे व्यंग करता है, तो ये जो एस्से है ना एक कुंवारे व्यक्ति की शादीशुदा लोगों के व्यवहारिक आदतों पर एक हास्यपूर्ण आलोचना कर रहा है। स्पेशली ये कि वो अपने अकेले दोस्तों को बहुत ही दयनीय समझता है, उपेक्षित। नेक्स्ट पे आएंगे। वर्ड्सवर्थ की अर्ली पोइट्री है सच एज एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव इसके से सो द इन्फ्लुएंस ऑफ। तो यहाँ पे जो उनके अर्ली पोइट्री थी ना, तो किसका प्रभाव था इस पोइट्री पर, यानी कि उनकी जो शुरुआती कविताएं थी तो किसका प्रभाव ज़्यादा था। सो राइट आंसर यहाँ पे 18वीं सेंचुरी पिकारेस्क एंड टोपोग्राफिकल पोइट्री, इसका प्रभाव था। वर्ड्सवर्थ की जो शुरुआती पोयम है ना प्राकृतिक दृश्य यानी कि नेचुरल सीन है, और किसके बारे में, टोपोग्राफिकल पोइट्री की उस परंपरा से प्रभावित थी जो 18वीं सेंचुरी में बहुत लोकप्रिय थी। बाद में वो उससे आगे बढ़कर गहन दार्शनिक नेचर की ओर चले गए, मतलब उनकी कविता में हमें देखने को मिला दार्शनिक चीज़ें भी देखने को मिली। टेनिशन की द लोटस ईटर्स डिपिक्ट मैरिनर्स हु अपॉन ईटिंग द लोटस फ्रूट डिजायर टू। तो टेनिशन की द लोटस ईटर ये क्या डिपिक्ट करता है, डिपिक्ट करता है मैरिनर जो अपॉन ईटिंग द लोटस फ्रूट डिजायर टू। ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ओके तो यहाँ पे सी हो जाएगा। अबेंडन दियर जर्नी एंड लिव अ लाइफ ऑफ ड्रीमी इंडोलेंस एंड फॉरगेटफुलनेस। मतलब इस पोयम में जो नॉविक है यानी कि जो मैरिनर्स है, ठीक है, जो मैरिनर्स है वो लोटस फल खाने के बाद बहुत आलस हो जाता है उसको, और सपने और विस्मरण यानी कि याद से भरी दुनिया में रहने की इच्छा उसको करती है। जब वो लोटस फल खा लेता है उसके बाद उसको ना आलस आने लग जाता है और वो सपना और याद भरी दुनिया में रहने की इच्छा करता है और अपने ड्यूटीज़ को छोड़ देना चाहता है। तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इन बेन जॉनसन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स अ ह्यूमर रेफर्स टू। तो बेन जॉनसन की कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जो ह्यूमर है वो क्या रेफ़र करता है, ठीक है, क्या रेफ़र करता है ये बताना है। तो बेन जॉनसन का जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है, ह्यूमर रेफ़र करता है, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। वन ऑफ द 4 बॉडली फ्लूइड्स बिलीव टू डिटरमिन अ पर्सन टेम्परामेंट विद एन इम्बैलेंस लीडिंग टू एक्सेंट्रिसिटी। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स ये उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जिसमें माना जाता है कि शरीर के 4 ह्यूमर होते हैं। रस, ह्यूमर मतलब अगर हिंदी में हम बोले तो रस, ठीक है, फ्लूइड मतलब शरीर के ना, बॉडी के ना 4 ह्यूमर्स होते हैं, किसी व्यक्ति के टेंडेंसी और व्यवहार को निर्धारित करते हैं। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। वॉल्ट विटमैन का पोयम है वन सेल्फ आई सिंग प्राइमरली स्लीव। तो वॉल्ट विटमैन का जो ये पोयम है ये मुख्यतः क्या सेलिब्रेट करता है, मतलब किस बारे में है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे जो करेक्ट होता है पोएट्स इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड द डेमोक्रेटिक सेल्फ, ए करेक्ट हो जाएगा।
जैसे ये विटमैन की जो पोयम है ना, ये व्यक्तिगत लिबर्टी, लोकतांत्रिक आत्मा और मानव शरीर तथा आत्मा दोनों की प्रशंसा करते हैं, और ये अमेरिकी लोकतंत्र की भावना को दिखाता है। The references to Oxford and its surrounding countryside, such as the signal elm, the five-filled tree, and the stripling Thames, are prominent in Matthew Arnold's elegy। ठीक है, ये कुछ prominent है मैथ्यू अर्नोल्ड के एलिजीज। तो यहाँ पे बताना है ऑक्सफोर्ड एंड इट्स सराउंडिंग कंट्री साइड्स, जैसे कि सिग्नल एल, फाइव-फील्ड ट्री एंड द स्ट्रिपलिंग थेम्स, ये सारे प्रोमिनेंट हैं मैथ्यू अर्नोल्ड के एलजी के। तो यहाँ पे बताना है राइट आंसर यहाँ पे आपका स्कॉलर जिप्सी हो जाएगा। ठीक है, दी स्कॉलर जिप्सी। तो ये जो पोयम है ना अर्नोल्ड की, ये जो पोयम है ये ऑक्सफोर्ड और उसके आसपास के नेचुरल और सांस्कृतिक सिंबल से भरी है, जो उनकी सांस्कृतिक विरासत और बौद्धिक आदर्शों की ओर संकेत करती है। तो स्कॉलर जिप्सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इन वर्ड्सवर्थ सोनेट द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, द पोएट लेमेंट, इसमें जो पोएट हैं वो किस पर लेमेंट कर रहे हैं, तो ह्यूमिलिटी, एलाइनेशन फ्रॉम नेचर, जो ह्यूमन लोग हैं वो नेचर से एकदम अलग थलग हो गए हैं ड्यू टू मटेरियलिज्म एंड वर्ल्डली परसूट। तो यहाँ पे इस सोनेट में वो कहते हैं कि जो आधुनिक मानव जो हो गया है ना, वो नेचुरल ब्यूटी से एकदम कट चुका है, क्योंकि वो कहाँ खो चुका है, सिर्फ कमाने और खर्च करने में दुनिया में बिजी हो गया, उलझ गया है, और वो नेचर से एकदम मुंह मोड़ लिया है, एलाइनेट हो गया है। लास्ट क्वेश्चन है कमला दास की पोयम माई ग्रैंड मदर्स हाउस एक्सप्रेस। तो कमला दास की जो पोयम है माई ग्रैंड मदर हाउस, ये क्या चीज़ एक्सप्रेस करता है? ठीक है, अ सेंस ऑफ नोस्टैल्जिया एंड लॉस फॉर अ पास्ट फील्ड विद लव नाउ रिप्लेस्ड बाई एम्प्टीनेस एंड साइलेंस। तो कमला दास अपने दादी के घर को प्रेम, सुरक्षा और बहुत ही अपनत्व के प्रतीक मानती हैं, जो अब खालीपन और चुप्पी से भर गया है। तो ये जो पोयम है ना, एक गहन नोस्टैल्जिया और भावनात्मक को दिखाता है। यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे 125 क्वेश्चन, जिसमें मैंने पैसेज को हटा दिया था, 5 क्वेश्चन का था, ताकि वीडियो लेंदी हो जाए, लेकिन तब भी लेंदी हो गई। तो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और कोशिश करूँगी कि आपका ये जारी रहे, कंटिन्यू रहे आपकी प्रैक्टिस से। तो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और आपके फीडबैक से ही ये वीडियो आई है, अदरवाइज़ आती नहीं, क्योंकि आप लोग ने कहा था, सो ये वीडियो आई। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी कि PDF है PGT की, ठीक है, PGT की PDF है मेरे पास, पेड PDF है, जो आपको मिल जाएंगी। अगर आप किसी को ये पेड PDF चाहिए ना PGT की, फैक्ट विद आंसर है, बस इतना ध्यान रखना। ये जो PGT की PDF है ना, ये फैक्ट विद आंसर है, और आपको ना पूरा एक्सप्लेन किया गया है, हिंदी के साथ एक्सप्लेन किया गया है, ये भी याद रखना। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है ना, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके वो ये पेड PDF ले सकता है PGT की। TGT की भी है, तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है TGT वाले भी, वो TGT का भी ले सकते हैं। और हमारा TGT का एक टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, ठीक है, TGT की, PGT का नहीं चल रहा है, बस TGT का चल रहा है, एक टेस्ट सीरीज भी चल रहा है। तो अगर टेस्ट सीरीज में भी आप जुड़ना चाहते हैं, तब भी इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ओके। तो जो कोई भी जुड़ना चाहता है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। TGT का टेस्ट सीरीज अभी चालू है, पेड है, ज़्यादा में नहीं है, 269 में ही है, आपको ये मिल जा रहे हैं। इसमें ना टोटल 50 टेस्ट सीरीज होगा, यानी कि 50 प्रैक्टिस सेट होगा, पूरा 125 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन, जिसमें ग्रामर प्लस लिटरेचर दोनों का पोर्शन होगा, और जिसमें हमने कितना कर लिया है, 19 प्रैक्टिस हो चुकी है। तो जो कोई भी जुड़ना चाहता है, वो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बाय बाय।